नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में A+ ग्रेड लेके आनी है। और निसंदेह आप ये प्राप्त कर पाएंगे अगर मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक बराबर देखें और अपने नोट्स खुद बनाए तो। ये स्पेशल मैंने क्लास बनाई है, इसमें कुछ एग्जाम मटेरियल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें मैं डालूंगा। उसी कड़ी में जो आज शुरुआत हो रही है वो हो रही है सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2021। 2021 में जो CE3003 का पेपर आया था उसको सॉल्व किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। अब देखेंगे ये पेपर था 2021 का, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स CE3003। इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला से लेकर क्वेश्चन पहले का 10वां, फर्स्ट के फर्स्ट से फर्स्ट का 10, कुल मिला के 10 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। इंटू 1 इज इक्वल टू 10 मार्क्स होगा। ये सेक्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसके 10 भाग हैं। और सेक्शन बी जो है उसमें 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है, कुल 8, टोटल 8 क्वेश्चन है। लेकिन आपको करने जो है इसमें सब लिखा है, करने हैं 6। आपको 8 में से 6 ही करने हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये मात्र 3 अंक के हैं, तो 6 थी 18, वो 10 नंबर थे, ये 18 नंबर हो गए। अच्छा, इसमें एक खास बात देखिए, इसको ध्यान दें आप। सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर दें। आंसर एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड टू बी आंसर्ड विद इन 5 लाइन्स और 50 वर्ड्स। सीमा दे दी है, 5 पंक्तियों में उत्तर दो अथवा 50 शब्दों में दो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इन छोटे क्वेश्चन का आंसर भी 2-2 पेज 3-3 पेज में भर देते हैं, तो नंबर नहीं मिलेगा, 0। आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है। और वो ठीक है, कुछ सीमा थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाए, लेकिन ये नहीं कि आपको कहा है कि उत्तर 5 पंक्ति में दो और आप उसको उत्तर 20 पंक्ति में दे दो। 5 की जगह आप 4.5 4 कर लो, 5.5 कर लो, छोटा अक्षर करके पंक्ति कम कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखें। और जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी, इसमें 6 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गए ना, पहला क्वेश्चन, फिर 2 से लेकर 9 यानी 8 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर, इसमें कुल क्वेश्चन है आपके 6, 10 11 12 13 14 15, क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 15 है, यानी कि कुल 6 क्वेश्चन है आपके। और आपको करने हैं कितने, आपको इन 6 में से 4 ही करने हैं। और ये हर क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है, तो 4 इंटू 8, आपको 6 में से 4 करने हैं, हर क्वेश्चन 8 नंबर का, 32 हो गए। और आप अगर इन सबको जोड़ेंगे, टोटल करेंगे इन मार्क्स का, तो आप देखिएगा 32 और 18 कितने होते हैं,
50 और 10 60 और 60 नंबर लगे तो होता है आपका। और इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी सेक्शन के लिए प्रत्येक प्रश्न 8 अंक है और इसका उत्तर 15 लाइन में अथवा 150 शब्दों में, यानी कि जितना लंबा आप देते हो ये 5 लाइन वाला उसका तिगुना 15 लाइन, और ये 50 के तिगुना 150 शब्द। और लिखा है प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार करो। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन का एक क्वेश्चन अभी कर दिया, एक क्वेश्चन 4 पेज छोड़ के कैसे नहीं, लगातार करने आप। दोनों भाषाओं में अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद को ही मान्य मानो। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको लगता है कि दोनों में कुछ डिफरेंस है तो इंग्लिश मीडियम वालों को ही मानो सही सही है। तो आज आपके लिए मैं पेपर की शुरुआत कर रहा हूँ। इस पेपर में कुल 15 क्वेश्चन है। आज पहला क्वेश्चन लूंगा जिसके 10 भाग है। और ये जो सेक्शन सी है जिसमें 8 क्वेश्चन है, इसको मैं 2 वीडियो में लूंगा। 4 क्वेश्चन पहले वीडियो में और 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में। और इसमें जो आपके सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको हो सकता है कि वीडियो 2 या 3 बनाऊं। अगर 2 बनूंगा तो 3 क्वेश्चन वाले होंगे, और 3 बनूंगा तो 2 क्वेश्चन वाले होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसके 3 वीडियो, इसके 2 वीडियो, 3 और 2 5, और इसका 1 वीडियो, 6 वीडियो में आपका ये पेपर पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये जो पहला पार्ट है सेक्शन ए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, इधर देखिए आप क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। किसी क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण हमेशा न्यूनतम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि किस अक्ष के संदर्भ में, किस अक्ष के रेफरेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। ये लिखा सबसे निचली अक्ष के सापेक्ष, बॉटम मोस्ट एक्सिस, मध्य अक्ष के सापेक्ष सेंट्रल एक्सिस, गुरुत्वीय अक्ष के सापेक्ष सेंट्रोइडल एक्सिस, और सबसे ऊपरी अक्ष के सापेक्ष टॉप मोस्ट एक्सिस। तो इसका आंसर जो है वो होगा गुरुत्वीय अक्ष के सापेक्ष, यानी आंसर सी होगा इसका। ये एग्जाम ऐसे लिखना है बस, सी, और कुछ नहीं करना आपको। मैं इसका कारण बताता हूं आपको। क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा समांतर रेखा में, तो उसमें हम जब लेते हैं किसी एक्सिस ए बी के अबाउट जो कि उसकी एक्स एक्सिस के समांतर है, तो उसका फॉर्मूला होता है आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। अब अगर एच 0 हो जाए, यानी कि एक्स एक्सिस और जो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच की दूरी 0 हो जाए, उस केस में 0 स्क्वायर 0 इंटू ए 0 प्लस आई जी, तो आई जी तो हमेशा रहेगा, चाहे तो बेशक ये क्वांटिटी 0 हो जाए, लेकिन आई जी तो रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, आई जी, इससे कम वैल्यू कभी नहीं हो सकती। ज्यादा तो हो सकती है, हम जो जो एच की वैल्यू बढ़ाएंगे ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन सबसे जो कम वैल्यू होगी वो आई जी होगी, यार इससे कम कोई हो नहीं सकती। तो ये लिखा है। और ये कहाँ होती है? ये होती है हमेशा, आई जी कहाँ होती है? सेंट्रोइडल एक्सिस पर, यानी कि उसकी सीजी से गुजरने वाली एक्सिस पर। तो ये गुरुत्वीय अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि ये सबसे ऊपर तो होता नहीं है, मध्य अक्ष का मतलब मिडिल एक्सिस ये भी नहीं होता है, सबसे ऊपरी अक्ष के सापेक्ष ये भी नहीं होता है, ना निचला ना ऊपरा ना मिडिल, ये होती है, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय अक्ष, यानी कि सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका मैंने हिंट दे दिया कि आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस एच स्क्वायर होता है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं।
कि IG ही होगा मिनिमम, बाकी सब ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें प्लस कुछ प्लस हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन पहले का दूसरा, पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कहलाता है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, ये आपने पढ़ा होगा यूनिट 2 के अंदर। ये होता है पॉइजन्स रेशियो, यानी कि सी। इसका भी पार्ट सी आएगा, इसका भी आंसर जो आएगा सी आएगा, दूसरे का भी। कारण क्या कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/m, या इसको म्यू भी कहते हैं। और ये जो है 1/m या म्यू, ये कहलाता है पॉइजन्स रेशियो, POISSON पॉइजन्स रेशियो। हिंदी में कई बार इसका नाम रख देते पार्श्व अनुपात, पार्श्व अनुपात। तो ये आपको केवल सी भरना है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, पार्श्विक विकृति बटा रेखीय विकृति इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो, जिसको 1/m या म्यू कहते हैं। इसका आंसर आएगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन पहले का तीसरा, ये अब देखिएगा, आई यानी कि जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एवं ए यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल वाले पटल की परिभ्रमण त्रिज्या होगी। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ल्यूमिना विद आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिवन बाय। अब देखिए, अभी भी कहा है इस पेपर में कि अगर हिंदी इंग्लिश की वर्जन में फर्क आता है तो इंग्लिश वाला वर्जन सही माना जाए, लेकिन यहाँ इंग्लिश वाला गलत है, हिंदी वाला सही है। कुछ आपको अपना खुद का रखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिएगा, यहाँ इसने लिखा हुआ है आई जड़त्व गुण एवं ए क्षेत्रफल वाले पटल की परिभ्रमण त्रिज्या होगी। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ लैमिना आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ए एरिया इज गिवन बाय। नहीं ठीक है, मैं सोच रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एरिया इसमें लिखा नहीं है, लिखा हुआ दोनों लिखा हुआ। तो इसका जो होता है फॉर्मूला, आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो रेडियस ऑफ gyration जो होती है वो √I/A होती है, √I/A। आई की इकाई क्या होती है mm4, ए की क्या होती है mm²। तो mm4 में mm² का भाग लगाएंगे mm² आएगा, जिसका रूट करेंगे तो mm आएगा, जो कि r की होती है। √I/A, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो इसके अंदर कौन सा है, ये रहा पहला ही है, √I/A पहला ही है, इसका आंसर आएगा ए। अब क्वेश्चन पहले का चौथा, स्वतंत्र रूप से रखी इस्पात की छड़ के तापमान में वृद्धि करने पर उसमें उत्पन्न होगा। द टेम्परेचर ऑफ ए फ्री स्टील रॉड इज इंक्रीज्ड। ध्यान रखना, स्टील रॉड फ्री है, उसको बांधना नहीं है, फिक्स नहीं किया कहीं पर भी। द टेम्परेचर ऑफ ए फ्री स्टील रॉड इज इंक्रीज्ड, इट विल डेवलप। देखिए, आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर स्टेज के अंदर, अगर किसी चीज को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो या तो फैलेगी या सिकुड़ेगी। अगर आप उसको फ्रीली फैलने देते हो या सिकुड़ने देते हो तो कोई स्ट्रेस नहीं होगी, नो एनी स्ट्रेस। और ये वही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ।
यानी इस्पात छड़ के तापमान में वृद्धि करने पर उसमें होगा तनाव प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल, कोई प्रतिबल नहीं। इंग्लिश में देखो आप, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, और डी है नो स्ट्रेस। इसका आंसर क्या आएगा? नो स्ट्रेस। आप गर्म करते हो उसको फ्रीली छोड़ दिए तो गर्म करने के बाद उसके अंदर कोई प्रतिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको रोका ही नहीं फैलने से। तो इसका आंसर आएगा कोई प्रतिबल नहीं, यानी कि डी। इसका आंसर आएगा डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। किसी धरन के बंकन आघूर्ण आरेख का ढाल प्रदर्शित करता है। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए बीम रिप्रेजेंट्स। देखिए, रिलेशन बिटवीन बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स जो है वो आपके पाठ्यक्रम में था। मैंने बुक में प्रूव कर रखा है कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ shear फोर्स होती है dF/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ shear फोर्स, वो यूडीएल के द्वारा दी जाती है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो होता है dM/dx, वो shear फोर्स होता है। यानी कि बेंडिंग मोमेंट के रेफरेंस में अगर आप x के सापेक्ष यानी कि x के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, तो आप प्राप्त करेंगे shear फोर्स। ये देखते कहीं ऑप्शन है क्या इसके अंदर? पहले का 5वां, पहले का 5वां। किसी धरन के बंकन आघूर्ण आरेख का ढाल प्रदर्शित करता है। ये dM/dx क्या आ रहा है? F का मतलब shear फोर्स, यानी कि अपरूपण बल, shear फोर्स। तो इसमें तो ये रहा, डी आ रहा है, अपरूपण आ रहा नहीं है। पहले में आरोपित बल की तीव्रता ये नहीं है, विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन ये भी नहीं है, बलयुग्म कपल ये भी नहीं है, ये अपरूपण बल। ये देखिए यहाँ पे F। इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी। इसका आंसर सही होगा डी। अब करते हैं क्वेश्चन पहले का छठा। क्वेश्चन पहले का छठा क्या कहता है? नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर डैश 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 अपना चिन्ह या प्रकृति बदलता है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज दैट पॉइंट एट विच डैश 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 चेंजेज इट्स साइन और नेचर। ये आपको अच्छे से मैंने समझा रखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो पॉइंट है जिस पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। कब? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पर। देखिएगा, नति परिवर्तन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर अपना चिन्ह बदलता है। कौन? बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण। जहां पर बंकन आघूर्ण अपना चिन्ह बदलता है। सी, छठे का सी। जिस जगह पर बेंडिंग मोमेंट अगर चिन्ह बदलेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अपनी चेंज करेगा। जो पॉजिटिव डायरेक्शन थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका पहले का छठा हो गया सी। अब छठे का पहले का 7वां। धरणों में बंकन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? अरे भाई, आपको फॉर्मूला बताया ना, F/y इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू MR/IX। ये M/I, यहाँ ये काम आ रहा बस। F/y इज इक्वल टू E/R। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। इन चार में से कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? बीम्स के अंदर बंकन प्रतिबल ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो ये दिया पहला, F इज इक्वल टू EY/R। यही सही है बस। F इज इक्वल टू, देखो यहाँ देखो,
अगर मैं इससे एफ निकालूं, एफ अपॉन वाई इजिकल टू ई अपॉन आर से एफ निकालूं, तो उधर वाई जाएगा, ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ अपॉन है ना, इंटू हो जाएगा, तो ई वाई बटा आर वाग नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये आपके आंसर आ गया इसका 7वें का, पहले के 7वें का कौन सा आ गया ये ई वाई अपॉन आर वाला, एफ इजिकल टू ई वाई अपॉन आर, पहला ही। तो क्वेश्चन पहले का 8वां क्या कहता है, किसी धरण के आयताकार खंड पर औसत अपरूपण प्रतिबल का मान 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो, तो धरण खंड पर अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का मान होगा। The average shear stress over a rectangular section of a beam is 100 Newton per mm square. Then maximum shear stress on the beam section will be. अगर आपको जो एवरेज दे रखा है, एवरेज औसत, वो 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, तो मैक्सिमम कितना होगा। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जो फॉर्मूला है इसका, बात चल रही है किसकी, मैक्सिमम की। तो जो क्यू मैक्स होता है, मैक्सिमम shear स्ट्रेस, वो 1.5 इंटू क्यू एवरेज होता है, ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 50% मोर देन एवरेज। आप 50% ज्यादा को या 1.5 गुना को 1 एंड समथिंग। ये देखिए कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां। देखिए आपको औसत अपरूपण प्रतिबल दे रखा है, कितना, 100। पूछा गया है अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, मैक्सिमम shear स्ट्रेस, और मैक्सिमम shear स्ट्रेस जो होती है वो एवरेज से 1.5 गुनी होती है, एवरेज की 1.5 गुनी। और एवरेज कितना दिया आपको यहाँ पे, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका 1.5 गुना कर दो। 50 आधा होता है ना 100 का, 50 जोड़ दो इसके अंदर, 150 हो जाएगा। तो 100 का 1.5 गुना 150 होता है। 150 कहाँ, यहाँ देखिए जरा, ये डी, ये डी में 150, ये आ गया 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर पहले का 9वां। एक लंबा स्तंभ विफल होता है, ए लॉन्ग कॉलम फेल्स बाय। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो लंबा होता है ना, लेंथी कॉलम, बहुत लेंथ इसकी ज्यादा हो कंपेरेटिवली, तो वो बक्कल होके फेल होता है। बक्कल यानी बकलिंग। अरे जितना छोटा कोई चीज होगा, जैसे माचिस इतनी छोटी सी होगी, तो उसको जोर लगाओ टूटेगी नहीं, न मुड़ेगी। लेकिन इसे लंबी कोई रॉड लेते हैं और मैं इसको कंप्रेसिव फोर्स दबाता हूँ, तो एकदम से ये ऐसे धनुष आकार की हो जाएगी। तो यहाँ तो बात कर रहे हैं अभी अपन इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे एक लंबा स्तंभ विफल होता है, लॉन्ग कॉलम हमेशा बकलिंग में फेल होता है। इसमें बकलिंग में, मैंने कहा था अभी आपको, इसको दबाएंगे तो बक्कल हो जाएगा। हाँ, अगर शॉर्ट कॉलम कहते तो क्रशिंग में होता है। तो यहाँ तो बात लंबी की चल रही है ना, लॉन्ग कॉलम की। तो ये पहला क्या, अवभंजन, इसको कहते हैं क्रशिंग। बी क्या, तनाव यानी कि टेंशन। सी क्या, कर्तन यानी कि शीयरिंग। और डी है व्याकुंचन यानी कि बकलिंग। तो बकलिंग से ये है, लॉन्ग कॉलम हमेशा बकलिंग के कारण फेल होता है। तो डी आंसर किसका, 9वें का, इसका आंसर आएगा डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 10वां। आयलर का सूत्र वैध होता है, यूलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर। भाई जब ये समझाया गया था तो अच्छे से बताया था कि यूलर फॉर्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए ही काम का है, नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट कॉलम्स। तो सिंपल सा है, आयलर का फॉर्मूला यानी यूलर फॉर्मूला वैध यानी कि वैलिड होता है किसके लिए, मात्र लघु स्तंभ नो, मात्र दीर्घ स्तंभ के लिए यस, यही है, मात्र दीर्घ स्तंभों के लिए, ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम्स।
लघु एवं दीर्घ दोनों के लिए नो। ये किसमें होता है लघु और दीर्घ दोनों के लिए? ये रैंकाइन फॉर्मूला होता है, रैंकाइन। और ये कौन सा है? आइलर। और डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। हमें पता है कि ये होता है लॉन्ग कॉलम के लिए, और शॉर्ट कॉलम के लिए यूलर और रैंकाइन दोनों काम आ सकते हैं। पर आइलर सूत्र जो है वो तो केवल और केवल लॉन्ग कॉलम के लिए होता है। और लॉन्ग कॉलम कहाँ लिखा है? यहाँ पर देखिए, आप मिल जाएगा अभी आपको। मात्र लघु, मात्र दीर्घ, हाँ ये मात्र दीर्घ स्तंभों के लिए, ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर पहले के 10वें का बी ऑप्शन है। इस तरह से मैंने वो जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो 10 के 10 मैंने सॉल्व कर दिए। और आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप खुद छाट सकते हैं। तो खैर आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक बना के दूंगा पेपर के पहले, लेकिन जैसे क्वेश्चन आप देखें इस प्रकार के क्वेश्चन और भी कई बन सकते हैं। तो आप इस पे विचार करें और क्वेश्चन छाटें अलग अलग। अपनी बात को विराम देता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।